आज के वीडियो में दो सच्ची घटनाएं हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की पहली कहानी। उत्तर प्रदेश के आगरा के थाना मलपुरा क्षेत्र में रहने वाले रिटायर्ड दरोगा रणवीर सिंह ने 30 अक्टूबर को अपनी बेटी अंशु यादव की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी घर से कहीं चली गई है। पुलिस कई दिनों तक अंशु की तलाश करती रही, लेकिन कोई पता नहीं चला। जांच के दौरान पुलिस को एक वीडियो मिला जिसमें अंशु ने अपने माता पिता पर अपनी जान को खतरा बताया था। इसके बाद पुलिस को पिता पर शक हुआ। सर्विलांस और पूछताछ के आधार पर पुलिस ने रणवीर सिंह को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जांच में पता चला कि अंशु और अनुराग बचपन से एक दूसरे को जानते थे। दोनों एक ही गांव नगला आवासी के रहने वाले थे और साथ में पढ़ते थे। रिश्ते में अनुराग अंशु का भतीजा लगता था, इसलिए दोनों का मिलना जुलना सामान्य माना जाता था। लेकिन समय के साथ दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। अंशु डीएलएड कर रही थी और टीचर बनना चाहती थी। अनुराग भी अपने भविष्य को लेकर गंभीर था। दोनों शादी करना चाहते थे। अनुराग ने अपने घर में और अंशु ने अपने परिवार में यह बात साफ कह दी थी, लेकिन परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था। वास्तव में अंशु और अनुराग के इस रिश्ते को समाज और परिवार अलग नजर से देख रहे थे। गांव में चचेरे ममेरे रिश्तों में शादी की परंपरा नहीं थी, इसलिए लोग इस रिश्ते को सही नहीं मानते थे। फिर भी जब अनुराग की मां ने अंशु के घर शादी की बात रखी तो शुरुआत में परिवार की प्रतिक्रिया बहुत कड़ी नहीं थी। अंशु की मां सुधा देवी ने तुरंत इनकार नहीं किया। उन्होंने यह संकेत दिया कि सही समय आने पर शादी के बारे में सोचा जा सकता है और दोनों को कोई गलत कदम उठाने से बचने की बात कही। इससे अंशु और अनुराग को लगा कि परिवार धीरे धीरे मान सकता है, लेकिन आगे चलकर हालात बदल गए। यह बात दोनों के लिए उम्मीद बन गई। उन्हें लगा कि उनका रिश्ता धीरे धीरे परिवार मान लेगा। दोनों मिलते जुलते रहे और फोन पर भी बात करते रहे। इस बीच अंशु का परिवार आगरा शहर के विनायक गार्डन मलपुरा में रहने लगा, लेकिन गांव से उनका जुड़ाव बना रहा। जब फिर से अंशु ने शादी की बात की तो पिता रणवीर सिंह ने खुलकर विरोध नहीं किया, लेकिन मन ही मन तय कर लिया कि वह यह शादी नहीं होने देंगे। समय बीतता गया और अंशु की उम्र 33 साल हो गई। समाज के हिसाब से उसकी शादी की उम्र निकलती जा रही थी। जब अनुराग से शादी की बात गंभीरता से उठी तो घर का माहौल बदलने लगा। खासतौर पर उसके पिता रणवीर सिंह का रवैया सख्त हो गया। रणवीर सिंह 65 साल के रिटायर्ड पुलिस दारोगा थे। उनकी पहचान एक सख्त और अनुशासन में रहने वाले व्यक्ति की थी, जो समाज में अपनी इज्जत को बहुत महत्व देते थे। पुलिस की नौकरी के दौरान उन्होंने कई ऑनर किलिंग के मामले देखे थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उनका अपना परिवार भी ऐसे ही एक मामले में फंस जाएगा। रणवीर सिंह को लगने लगा कि अपनी ही गोत्र और रिश्ते में शादी करने की बेटी की जिद उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को खत्म कर देगी। उन्हें डर था कि लोग क्या कहेंगे कि एक रिटायर्ड दरोगा की बेटी ने अपने ही रिश्ते में प्रेम विवाह किया। यह डर धीरे धीरे उनके अंदर गहराता गया। अंशु का भाई गौरव यादव, जो टूंडला में रहता था, भी इस रिश्ते के खिलाफ था। मां सुधा देवी, जो पहले थोड़ी सहमति दिखा रही थी, अब पति और बेटे के दबाव में चुप रहने लगी। घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। अंशु के फोन पर नजर रखी जाने लगी और उसे अनुराग से बात करने से रोका जाने लगा। उसकी जिद के कारण घर वालों का गुस्सा लगातार बढ़ता गया। 24 अक्टूबर की शाम घर में इसी बात को लेकर फिर विवाद हुआ। माहौल बहुत खराब हो गया और अंशु को अपनी जान का खतरा महसूस होने लगा। उसी रात उसने अपने मोबाइल से एक छोटा सा वीडियो बनाया, जिसमें उसने अपने परिवार के लोगों पर अपनी जान को खतरा होने की बात कही और मदद की अपील की। अगले दिन 25 अक्टूबर की सुबह रणवीर सिंह ने अखबार में देखा कि अनुराग ने अपनी और अंशु की शादी का ऐलान प्रकाशित करवा दिया है। यह बात उनके लिए सामाजिक बदनामी जैसा थी और इसके बाद हालात और ज्यादा बिगड़ गए। 25 अक्टूबर को अखबार में शादी का ऐलान देखने के बाद रणवीर सिंह का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने अंशु को अपने सामने बुलाया और इस बात को लेकर सवाल किया। अंशु ने साफ कह दिया कि वह अनुराग से ही शादी करेगी। इस बात पर घर में बहस बढ़ गई। माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया। अंशु अपने फैसले पर अड़ी रही और घर वालों का गुस्सा लगातार बढ़ता गया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि अंशु को अपनी जान का खतरा महसूस होने लगा। इसी दौरान गुस्से में आकर रणवीर सिंह ने अपनी पत्नी को इशारा किया। पत्नी ने अंशु को पकड़ लिया और रणवीर सिंह ने दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया। अंशु ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी। घर में मौजूद छोटे भाई ने बीच में आने की कोशिश की, लेकिन उसे भी डरा धमकाकर चुप करा दिया गया। कुछ ही मिनटों में सब खत्म हो गया। अंशु की मौत हो चुकी थी। एक पिता ने अपनी ही बेटी की जान ले ली, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह अपने प्यार के साथ जीना चाहती थी। अंशु ने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन रणवीर सिंह ने उसका गला तब तक दबाए रखा जब तक उसकी हरकत बंद नहीं हो गई। कुछ ही देर में अंशु की मौत हो गई।
हत्या के बाद कुछ समय तक रणवीर सिंह खुद को संभालने की कोशिश करता रहा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। जब वह थोड़ा शांत हुआ तब उसने आगे क्या करना है इस बारे में सोचना शुरू किया। वह पहले पुलिस में दरोगा रह चुका था, इसलिए उसे पता था कि अगर सबूत छिपा दिए जाएं तो मामला दब सकता है। लेकिन जब तक शव घर में था तब तक खतरा बना हुआ था, इसलिए उसने लाश को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। उसने अपने बड़े बेटे गौरव, जो टूंडला में रहता था, उसे फोन करके बुलाया और पूरी बात बताई। गौरव यह सुनकर पहले हैरान हुआ, लेकिन फिर वह तुरंत आगरा पहुंच गया। इसके बाद पिता, माँ और बेटा तीनों ने मिलकर अंशु के शव को कार की डिक्की में रखा। उनका इरादा था कि शव को ऐसी जगह फेंका जाए जहां से वह कभी न मिले। इसी के चलते उन्होंने योजना बनाई कि शव को इटावा ले जाकर यमुना नदी में बहा दिया जाए। गौरव कार लेकर इटावा के जसवंत नगर इलाके में पहुंचा, जहां उसकी मां का मायका था। वहां उसके मामा सतीश कुमार और मामी किरण रहते थे। रणवीर सिंह ने पहले ही सतीश को फोन करके पूरी बात बता दी थी। इसके बाद मामा और मामी भी इस साजिश में शामिल हो गए। गौरव जब वहां पहुंचा तो रात में शव ठिकाने लगाने की योजना बनाई गई। देर रात तीनों यमुना नदी के किनारे सुनवारा गांव के पास पहुंचे। अंधेरे का फायदा उठाकर उन्होंने अंशु के शव को नदी में फेंकने की कोशिश की, लेकिन शव झाड़ियों में अटक गया। उन्होंने कई बार कोशिश की कि शव को झाड़ियों से निकालकर नदी की तेज धारा में बहा दें, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। ज्यादा देर रुकना जोखिम भरा था, इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में शव को वहीं छोड़ दिया और वापस लौट गए। उन्हें लगा जानवर खा जाएंगे या पानी बहा ले जाएगा। अब सबसे बड़ी चुनौती थी अंशु के गायब होने की कहानी तैयार करना। रणवीर सिंह ने अपने पुलिस अनुभव का इस्तेमाल किया और कुछ दिनों तक किसी को कुछ नहीं बताया। उन्होंने ऐसा दिखाया जैसे सब सामान्य है। लेकिन अनुराग को शक होने लगा, क्योंकि कई दिनों तक अंशु न दिखाई दी और न ही उसका फोन आया। इसके बाद अनुराग ने फिरोजाबाद के जसराना थाने में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले में रणवीर सिंह को बुलाकर पूछताछ की। उसने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी सुरक्षित है और अपने मामा के घर गई हुई है, जो कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। उसने पुलिस को भरोसा दिलाने की कोशिश की कि वह जल्द ही बेटी से बात भी करवा देगा। लेकिन रणवीर सिंह को समझ आ गया था कि अगर अनुराग लगातार दबाव बनाता रहा तो मामला खुल सकता है। इसी वजह से उसने अपने बेटे गौरव के साथ मिलकर अनुराग पर दबाव डालना शुरू किया। दोनों ने उसे फोन पर धमकाया और कहा कि अंशु अब उससे न मिलेगी और न ही बात करेगी। लेकिन अनुराग को इन बातों पर भरोसा नहीं हुआ। अंशु से अचानक संपर्क टूटना और उसका पहले बनाया गया वीडियो उसे सच की तरफ इशारा कर रहा था। जब स्थानीय स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो उसने 30 नवंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया और बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की, जिसमें अंशु को अदालत में पेश करने की मांग की गई। यह कदम मामला बदलने वाला साबित हुआ। इधर रणवीर सिंह को समझ आ गया था कि अब मामला उनके हाथ से निकल सकता है, इसलिए उन्होंने उसी दिन एक नई चाल चली। 30 नवंबर को ही उन्होंने आगरा के थाना मलपुरा में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि उनकी बेटी शाम को बिना बताए घर से चली गई और शक जताया कि वह अनुराग के साथ भाग गई होगी। लेकिन इस बीच हाईकोर्ट के आदेश ने पुलिस को तेजी से कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर दिया। मामले की जांच की जिम्मेदारी डीसीपी अतुल शर्मा को सौंपी गई। जब उन्होंने फाइल देखी तो कई बातें संदिग्ध लगीं। एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी की बेटी का अचानक गायब होना, प्रेमी द्वारा लगातार खतरे की बात करना और सबसे अहम वह 29 सेकंड का वीडियो जिसमें अंशु ने अपनी जान को खतरा बताया था। इन सब ने शक को और गहरा कर दिया। यहीं से पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सच्चाई तक पहुंचने की दिशा में जांच तेज कर दी। डीसीपी अतुल शर्मा ने तकनीकी जांच और सख्त पूछताछ शुरू की। सबसे पहले रणवीर सिंह, सुधा देवी और गौरव को हिरासत में लिया गया। शुरू में तीनों लगातार झूठ बोलते रहे, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे गौरव टूट गया और उसने पूरी सच्चाई बता दी। इसके बाद रणवीर सिंह के पास भी कुछ छिपाने का रास्ता नहीं बचा और उसने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस आरोपियों को लेकर इटावा पहुंची। उनकी निशानदेही पर 15 दिसंबर को यमुना नदी के किनारे झाड़ियों से अंशु के अवशेष बरामद किए गए। पहचान के लिए डीएनए जांच के लिए सैंपल लिया गया। पूछताछ में रणवीर सिंह ने बताया कि उन्होंने अंशु को कई बार समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रही। 24 अक्टूबर को विवाद बढ़ने के बाद गुस्से में आकर उसने और उसकी पत्नी ने मिलकर अंशु की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद बेटे को बुलाया गया और मामा मामी की मदद से शव को यमुना किनारे ले जाकर ठिकाने लगाने की कोशिश की गई। बयान और सबूतों के आधार पर पुलिस ने मामा सतीश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। मां सुधा देवी और मामी किरण फरार हो गईं, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है।
क्या इज्जत इतनी बड़ी होती है कि उसके लिए अपनी ही संतान की जान ले ली जाए? रिश्ता बुआ और भतीजे का था, जिसे समाज और कानून सही नहीं मानते, इसलिए इस रिश्ते को बढ़ावा देना सही नहीं था। लेकिन किसी भी हालत में किसी की जान लेना कभी सही नहीं हो सकता। अगर परिवार को यह रिश्ता गलत लगा तो उन्हें समझदारी से हल निकालना चाहिए था, ना कि गुस्से में ऐसा कदम उठाना चाहिए था। परिवार का काम समझाना और साथ देना होता है, ना कि डर और दबाव बनाना। अंत में सबसे बड़ा सच यही है, इज्जत कभी किसी की जान से बड़ी नहीं होती। पहली कहानी की सच्चाई आपने सुनी, अब चलते हैं दूसरी घटना की ओर। आज की दूसरी सच्ची घटना भी उत्तर प्रदेश से ही जुड़ी है। यह मामला उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के थाना जवां क्षेत्र के एक छोटे से गांव चंदौखा का है। इसी गांव में मुंशीलाल रहते हैं। उनके घर में खुशी का माहौल था, क्योंकि उनकी 20 साल की बेटी रूबी की शादी की तैयारी चल रही थी। 11 नवंबर 2025 की शाम भी हर दिन की तरह ही थी। गांव के वीरी सिंह की 65 साल की पत्नी चंद्रवती रोज की तरह सुबह पशुओं को खेत में छोड़कर आई थी और शाम को उन्हें वापस घर ला रही थी। रोज की तरह उस दिन भी पोती रूबी को उनके साथ आना था। वह हर दिन अपनी दादी की मदद करती थी, लेकिन उस दिन रूबी नहीं आई। तभी अचानक एक आदमी उनके सामने आकर खड़ा हो गया। इससे पहले कि चंद्रवती कुछ समझ पाती, उसने बहुत पास से उनके सिर में गोली मार दी। गोली सीधे सिर में लगी और वह वहीं जमीन पर गिर पड़ी। हत्या करने के बाद वह आदमी अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से भाग गया। जाते जाते वह तमंचा झाड़ियों में फेंक गया। यह घटना शाम करीब 8:30 बजे की है। गोली की आवाज सुनते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचने लगे। थोड़ी ही देर में गांव के कई लोग वहां इकट्ठा हो गए। खबर मिलते ही चंद्रवती के परिवार वाले भी पहुंच गए। वह तुरंत उन्हें इलाज के लिए क्वार्सी ट्रामा सेंटर ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार चंद्रवती की मौत सिर में गोली लगने से हुई थी। घटना की सूचना मिलने के करीब 1 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। परिवार वालों की किसी से दुश्मनी नहीं थी, इसलिए उन्होंने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ थाना जवां में हत्या का मामला दर्ज कराया। बाद में आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी साफ हो गया कि चंद्रवती की मौत सिर में गोली लगने से ही हुई थी। चंद्रवती की मौत के बाद पूरे घर में कोहराम मच गया। जिस घर में कुछ दिनों बाद शहनाइयां बजने वाली थीं, वहां अचानक मातम छा गया। हालात ऐसे थे कि परिवार के पास कोई और रास्ता नहीं था। इसलिए चंद्रवती की मौत के 1 हफ्ते बाद, यानी 18 नवंबर 2025 को रूबी की शादी तय तारीख पर ही सादगी से कर दी गई। बिना किसी शोर शराबे के शादी निपटा दी गई। शादी के बाद पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी। सबसे पहले परिवार वालों से पूछताछ की गई, लेकिन शुरुआती जांच में किसी से भी दुश्मनी की बात सामने नहीं आई। 1 हफ्ते तक पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिला। पुलिस को लगा कि शायद किसी बाहरी व्यक्ति ने यह वारदात की होगी, लेकिन असली कहानी इससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने मोबाइल सर्विलांस शुरू किया। इसी दौरान एक मोबाइल नंबर बार बार घटना के समय और आसपास एक्टिव मिला। जांच में पता चला कि यह नंबर रविशंकर नाम के युवक का है। जब पुलिस ने उसकी लोकेशन चेक की तो वह घटना वाली जगह के आसपास ही पाई गई। इसके बाद पुलिस ने कॉल डिटेल्स निकाली। उसमें सामने आया कि हत्या से ठीक पहले रूबी और रविशंकर के बीच कई बार बात हुई थी। इतना ही नहीं, हत्या वाले दिन शाम के समय दोनों की लोकेशन भी एक ही दिशा में मिली। अब पुलिस का शक पक्का हो गया था। उन्हें यकीन हो गया कि इस हत्या के पीछे कोई अपना ही है। बिना देर किए पुलिस ने रविशंकर को पकड़ लिया। थाने में सख्ती से पूछताछ हुई तो वह ज्यादा देर टिक नहीं पाया और टूट गया। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया, साथ ही पूरी साजिश भी बता दी। इसके बाद 1 दिसंबर यानी रविवार को पुलिस ने रूबी को उसकी ससुराल से बुलाया। वह अभी नई नवेली दुल्हन थी। हाथों में मेहंदी और चूड़ा पहने हुए ही थाने पहुंची। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने भी सच स्वीकार कर लिया। जांच में पता चला कि रविशंकर गांव कस्तली का रहने वाला था और चंदौखा मोड़ पर पिछले 6 साल से बाइक मैकेनिक की दुकान चलाता था। उसकी दुकान के पीछे ही मुंशीलाल का घर था। रूबी अब जवान हो चुकी थी। वह चुपचाप रविशंकर को देखा करती थी। धीरे धीरे एक दिन दोनों की नजरें मिलीं और बस यहीं से कहानी शुरू हो गई। अब दोनों अक्सर एक दूसरे को देखने लगे, मिलने के बहाने ढूंढने लगे। मुलाकातें बढ़ीं और कब दोस्ती प्यार में बदल गईं। उन्हें खुद भी पता नहीं चला, लेकिन कहते हैं ना, इश्क छिपाए नहीं छिपता। ऐसा ही इनके साथ भी हुआ। रूबी के परिवार में उसकी दादी चंद्रवती को इस रिश्ते की भनक लग गई। उन्हें जब दोनों के अफेयर के बारे में पता चला तो यहीं से कहानी ने खतरनाक मोड़ लेना शुरू कर दिया। प्रेम संबंध का पता चलने के बाद दादी चंद्रवती ने रूबी से कुछ नहीं कहा, लेकिन वह उस पर नजर रखने लगी। इससे रूबी और रविशंकर का मिलना जुलना लगभग बंद हो गया। इसी बीच चंद्रवती ने परिवार पर दबाव डालकर रूबी की शादी अलीगढ़ के गोंडा मोड़ के एक युवक से तय करवा दी।
रूबी यह रिश्ता नहीं चाहती थी और वह किसी भी हाल में रविशंकर से अलग नहीं होना चाहती थी। जब उसे शादी की तारीख तय होने का पता चला तो वह परेशान हो गई। उसने रविशंकर से बात की और शादी रुकवाने का रास्ता सोचने लगी। इसी दौरान रूबी ने एक खतरनाक योजना बनाई। उसने तय किया कि अगर दादी चंद्रवती को रास्ते से हटा दिया जाए तो शादी टल सकती है और दोनों साथ रह सकते हैं। रविशंकर ने भी इस योजना में उसका साथ देने का फैसला कर लिया। यहीं से दोनों ने मिलकर हत्या की साजिश रचनी शुरू कर दी। अब उन्हें हथियार और पैसों की जरूरत थी। घर में शादी की तैयारियों के लिए पैसे रखे हुए थे। उसी में से रूबी ने 10,000 रुपए चुरा लिए। इसके बाद दोनों ने योजना को अंजाम देने की तैयारी शुरू कर दी। रूबी ने अपने प्रेमी रविशंकर को एकांत में बुलाकर उसे 10,000 रुपए दिए ताकि वह तमंचा और कारतूस का इंतजाम कर सके। इसके बाद रविशंकर ने अपने गांव कस्तली के दोस्त रोहित की मदद से ITI रोड के आयुष से हथियार खरीद लिया। हत्या की पूरी योजना पहले से तैयार थी। रूबी ने तय कर रखा था कि जैसे ही उसकी दादी चंद्रवती रोज की तरह पशुओं को लेकर घेर से घर लौटेंगी, वह तुरंत रविशंकर को सूचना दे देगी। हत्या की जगह भी पहले से तय थी, वही रास्ता जहां से चंद्रवती रोज गुजरती थीं। घटना वाले दिन भी सब कुछ योजना के अनुसार हुआ। चंद्रवती पशुओं को लेकर घर लौट रही थीं। उससे पहले ही रूबी घर से निकल गई। तभी वह घटना के समय आसपास न दिखे। रविशंकर पहले से ही एक पेड़ और झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ था। जैसे ही चंद्रवती वहां पहुंची, रूबी ने उसे संकेत दे दिया। मौका मिलते ही रविशंकर बाहर आया और नजदीक से चंद्रवती के सिर में गोली मार दी। गोली लगते ही वह वहीं गिर पड़ी। इसके बाद वह तमंचा झाड़ियों में फेंककर अंधेरे में भाग गया। इस घटना के बाद घर में मातम छा गया। जहां कुछ दिनों बाद शादी की खुशियां होनी थीं, वहां सन्नाटा पसर गया। बाहर से देखने पर रूबी भी दुखी नजर आ रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह कुछ और सोच रही थी। उसे उम्मीद थी कि अब दादी की मौत के बाद शादी टल जाएगी और उसे मौका मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। परिवार ने हालात के बावजूद तय तारीख पर ही 18 नवंबर 2025 को उसकी शादी कर दी। रूबी को इसकी उम्मीद नहीं थी। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि घर में पहले से ही दुख का माहौल था और उसे पकड़े जाने का डर भी था। रूबी की शादी अपने प्रेमी से नहीं हो पाई, जिससे वह अंदर ही अंदर टूट गई। शादी के बाद भी वह मानसिक रूप से परेशान रहने लगी। इस दौरान उसकी रविशंकर से कई बार फोन पर बात होती रही, लेकिन अब वह अपनी ससुराल जा चुकी थी। दोनों के सपने अधूरे रह गए। जब पुलिस ने उसे थाने बुलाकर पूछताछ की तो वह ज्यादा देर तक सच छिपा नहीं सकी। उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने ही दादी की हत्या करवाई थी ताकि उसकी शादी रुक जाए और वह अपने प्रेमी से शादी कर सके। इसके बाद पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। इस मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह था कि चंद्रवती की हत्या के बाद परिवार पूरी तरह सदमे में था। किसी को जरा भी शक नहीं था कि इस वारदात के पीछे घर की ही बेटी और उसका प्रेमी शामिल हैं। गांव चंदौखा में इस घटना के बाद डर और हैरानी का माहौल फैल गया। लोगों का कहना था कि गांव में इससे पहले कभी ऐसी घटना नहीं हुई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि घर की बेटी इतना बड़ा कदम उठा सकती है। दादी चंद्रवती अपनी पोती से बहुत प्यार करती थीं। जब उन्हें उसके प्रेम संबंध के बारे में पता चला तो उन्होंने सिर्फ घर की इज्जत और पोती के भविष्य को ध्यान में रखते हुए जल्दबाजी में उसकी शादी तय करवाई थी। वह उसकी शादी की तैयारियों में लगी थी, लेकिन यही बात रूबी को मंजूर नहीं थी। इसी नाराजगी और जिद में आकर रूबी ने अपने ही हाथों से ऐसा कदम उठा लिया जिसने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। घटना के करीब 20 दिन बाद जब पुलिस ने इस केस का खुलासा किया तो यह सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं रहा। यह टूटते रिश्तों, गलत फैसलों और अंधे प्यार की एक ऐसी कहानी बन गई जिसने सबको हैरान कर दिया। इस पूरे मामले ने सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद रविशंकर और रूबी दोनों को अदालत में पेश किया। हत्या में इस्तेमाल तमंचा भी बरामद कर लिया गया। सबूत इतने मजबूत थे कि दोनों के खिलाफ केस साफ होता चला गया। अब दोनों जेल की सलाखों के पीछे थे। वही दो लोग जो एक साथ जिंदगी बिताने के सपने देख रहे थे। एक तरफ दादी की जान चली गई, दूसरी तरफ रूबी की अपनी जिंदगी भी बर्बाद हो गई। जिस प्यार के लिए उसने इतना बड़ा कदम उठाया, वही प्यार आखिरकार उसके किसी काम नहीं आया। शादी भी नहीं रुक पाई और जिंदगी भी हाथ से निकल गई। परिवार जो पहले खुशियों में डूबा था, अब दर्द और पछतावे में जी रहा था। गांव के लोग भी इस घटना को लंबे समय तक भूल नहीं पाए। इस कहानी से सीख साफ है, जल्दबाजी, जिद और गलत फैसले इंसान से सब कुछ छीन लेते हैं। प्यार अगर सही रास्ते पर न हो तो वह जिंदगी बनाने के बजाय बर्बाद भी कर सकता है। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है।
जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।